नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोगों को बीपीएससी स्पेशल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर रहा हूं और ये आज से मैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर करूंगा और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से और जो आपका बीपीएससी का सिलेबस है जिसमें इंडियन इकोनॉमिक टर्म की चर्चा की गई है, मतलब आपको इकोनॉमिक्स के एक व्यवहारिक पक्ष इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। इसलिए हम इंडियन इकोनॉमी को लेके आज चल रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर प्रोवाइड करा सकें। इसलिए आज हम यहाँ से शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लास पसंद आएगी। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले हम देखें तो पहले अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के इस अंतर को देख लेते हैं। तो हम यह देखते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष होता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार से संबंधित सभी क्रियाकलाप शामिल होते हैं। अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले लोग अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था जो है यानी इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष होता है और इसमें इसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग तथा वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, और इसी के माध्यम से किसी खास एरिया या किसी खास देश में रहने वाले लोग अपनी लाइवलीहुड प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है कि ये अर्थव्यवस्था जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो किसी क्षेत्र या किसी विशेष से जुड़ी या किसी देश से जुड़ी होती है। मतलब हम क्या जब इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, वैसे ही चाइना की इकोनॉमी होती है, वैसे ही अमेरिका की इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी इंडिपेंडेंस नहीं होती है, वो किसी क्षेत्र या किसी देश विशेष से जुड़ी होती है। जबकि ये जो है अर्थव्यवस्था, ये जो इकोनॉमी है वो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, समझ गए, और चीनी अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था इत्यादि। ठीक है, अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाकलापों की प्रकृति और प्रगति के स्तर को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था एक सामान्य व्यक्ति से लेकर संगठन, कंपनियों तथा सरकार तक सभी से संबंधित होती है। ठीक है, यह इन सबको प्रभावित करती है तथा इन सबसे प्रभावित भी होती है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था यानी किसी देश में निहित संसाधनों का उसके लोगों की खुशहाली के लिए किस प्रकार से प्रयोग या दोहन किया जाए, इस विचार का आरंभ एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक इसमें एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में किया है। ठीक है, कि किस प्रकार से जो देश की संसाधन है जो नीच उस देश के अंतर्गत है या बाहर से जिस तरह से मंगाए जाते हैं उसका प्रयोग करके कैसे अपने देश के लोगों के खुशहाली या जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए, इसी का प्रारंभ एडम स्मिथ के बुक से द वेल्थ ऑफ नेशन में से माना जाता है कि उन्होंने इस पे बहुत सारे कंसेप्ट दिए। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को कई वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो जैसे नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला लिबरल अर्थव्यवस्था यानी उदारवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम बारी बारी से सारे व्यवस्थाओं को देखते हैं, जिसमें हम पहला देखते हैं नियंत्रण के आधार पे। सबसे पहले लिबरल इकोनॉमी को, जिसको कहते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस उदारवादी अर्थव्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि पूंजी
का जो निवेश होता है, ठीक है, इसमें जो पूंजी का निवेश होता है उत्पादन के साधनों, उत्पादन के वितरण और धन के विनिमय पर मुख्यतः निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। मतलब जो पूंजी का निवेश होता है वो प्राइवेट या निजी लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी किस पे किया जाता है? प्रोडक्शन पे किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे किया जाता है, और जो फैक्टर होते हैं यानी जो उत्पादन के लिए जो कारक होते हैं उस पे किया जाता है। ठीक है, तो यह मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? निजी सेक्टर के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। सभी आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम व्यवसाय करें या कोई निजी व्यक्ति व्यवसाय करे तो उसका मेन मोटो क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ कमाए, जबकि सरकार का मोटो क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण किया जाए, अपने लोगों को खुशहाल रखने की कोशिश की जाए। हर तरह का हर वर्ग, जैसे गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, धनी वर्ग है, उसके हिसाब से नीतियाँ बनाई जाती ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। तो लेकिन यहाँ लिबरल इकोनॉमी में यानी उदारवादी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि अधिकतम लाभ प्राप्त करना, कि अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। बाजार की शक्तियों की अपनी प्रतिस्पर्धा ही बाजार के स्वरूप का निर्धारण करती है। यानी जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो अपने कंपटीशन के थ्रू इस बाजार के नेचर को डिसाइड करते हैं। पूंजी और पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यह व्यवस्था एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित लेसस फेयर यानी अहस्तक्षेप की नीति पर कार्य करती है, जिसमें क्या होता है कि सरकार का बाजार पर न्यूनतम नियंत्रण होता है। मतलब सरकार जो है मिनिमम कंट्रोल बाजार पे रखती है, या इसी को कहते हैं अहस्तक्षेप। ये टर्म सरकार के लिए यूज किया गया है कि सरकार इस पर सबसे कम कंट्रोल करती है। ये जो प्राइवेट प्लेयर है वो बाजार के स्वरूप का निर्धारण कैसे करते हैं? अपने खुद के कंपटीशन। ठीक है, इसीलिए संसाधनों का इसमें मुक्त प्रवाह होता है। मतलब इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। जो पूंजीपति वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग आपसी कंपटीशन के द्वारा बाजार के नेचर को डिसाइड करते हैं। इसीलिए यहाँ जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका फ्री फ्लो होता है, यानी मुक्त प्रवाह होता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि कैसे लिबरल इकोनॉमी में चीज़ें डिसाइड होती हैं, कैसे प्राइवेट फील्ड इसमें पार्टिसिपेट करता है। वो पार्टिसिपेट करता है तो बाजार के नेचर को कैसे बदलता है, उसका मेन मोटो क्या होता है? मैक्सिमम लाभ कमाना होता है। और बाजार के नेचर को वो फ्री कंपटीशन के द्वारा डिसाइड करते हैं कि बाजार का नेचर क्या होगा। तो सरकार का कंट्रोल मिनिमम होता है, और सरकार का कंट्रोल मिनिमम होने के कारण यहाँ संसाधनों का जो फ्लो होता है वो फ्री फ्लो होता है। ठीक है, इसी के बारे में एडम स्मिथ ने कहा था कि इस तरह की इकोनॉमी में जो होता है यह इकोनॉमी लेसस फेयर के सिद्धांत यानी अहस्तक्षेप की नीति से काम करता है। तो इस प्रकार हम समझ पाएँ कि लिबरल इकोनॉमी क्या है। अब नियंत्रण के आधार पर दूसरी इकोनॉमी जो होती है वो होती है समाजवादी इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी। हाँ, एक चीज़ और जान जाइएगा कि लिबरल इकोनॉमी में जो प्राइवेट फील्ड जिसमें पार्टिसिपेट करता है उसमें कई सारे विकसित देश की अर्थव्यवस्था जो है लिबरल इकोनॉमी पे ही डिपेंडेंट के नेचर पे ही आधारित है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि। मतलब जितने भी डेवलप्ड कंट्री देखेंगे हम वहाँ ये देखते हैं कि वहाँ लिबरल इकोनॉमी का नेचर देखने को मिलता है। फिर जब हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी को देखते हैं हम इसमें देखते हैं कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो समस्त गतिविधियाँ होती हैं, यानी ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हिंदी में समाजवादी अर्थव्यवस्था का, इसमें जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उस पर जो कंट्रोल होता है वो सरकार का होता है। मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट हम चुनते हैं उसका कंट्रोल होता है, न कि प्राइवेट प्लेयर। अर्थात उत्पादन के साधनों पे, उत्पादन पे और उसके वितरण पे यानी उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, इस पे सरकार का अधिकार होता है, न कि निजी लोगों का अधिकार होता है। ठीक है, इसमें क्या है? ये जस्ट इसके अपोजिट है। इसमें क्या था? प्राइवेट सेक्टर का अधिकार था, इसमें क्या है? सरकार का अधिकार है। यहाँ सरकार का अधिकार का क्या मतलब कि जो उत्पादन के साधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं,
और उससे जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सब जगह पे सरकार का नियंत्रण, प्राइवेट सेक्टर। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना, यानी वेलफेयर ऑफ पीपुल के कंसेप्ट के साथ सरकार इस इकोनॉमी को आगे, ठीक है। इसीलिए बाजार की शक्तियाँ जो है वो नियंत्रित होती है। क्या हम लिबरल इकोनॉमी में देखे थे कि बाजार की शक्तियाँ, यानी जो इसको डिसाइड करने वाले पावर थे, प्लेयर थे, वो नियंत्रित नहीं थे, कंट्रोल नहीं थे गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पूरी तरह से कंट्रोल्ड होता है। और आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ का वितरण सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, हम पहले आज के दुनिया में तो रियली देखने को मिल रहा है, लेकिन पुराना जो यूएसएसआर था, भूतपूर्व यूएसएसआर यानी रसिया और उसके जो और भी देश थे, वो इस तरह के इकोनॉमी को चलाते थे जो अब नहीं दिखते, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं? तीसरी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था देखते हैं, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी देखते हैं। ये मिक्स्ड इकोनॉमी देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में इस में ये होता है कि इसमें दोनों नेचर देखने को मिलता है, यानी लिबरल नेचर भी देखने को मिलता है, लिबरल इकोनॉमी का नेचर भी देखने को मिलता है, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी का नेचर भी देखने को, यानी उदारवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के स्वरूप इसमें देखने को मिलते हैं, दोनों की विशेषताएं इसमें देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते, मतलब ये दोनों तरीके से नेचर को अपनाया जाता है, जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से डेवलपमेंट किया जाता है। यानी ये दोनों ऊपर के जो इकोनॉमी के नेचर हैं दोनों इसमें। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार जो है व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग के कल्याण, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होती है। मतलब सरकार का यहाँ जो एम होता है वो यह होता है कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी प्रमोट करें। ये इकोनॉमी देखें तो ये बेहतर इकोनॉमी का एक नेचर देखने को मिलता है, जहाँ क्या होता है कि अगर कोई टैलेंटेड है इकोनॉमी के फील्ड में, व्यापार के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, तो उसका भी यूज हो जाता है। और दूसरा, सरकार का वो मोटो कि गरीब से गरीब व्यक्ति का भी कल्याण हो, पिछड़े वर्ग का भी कल्याण हो, तो उसका भी उद्देश्य पूरा हो जाता है इस तरह के इकोनॉमी से। तो ये इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है, जिसमें जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और जो सरकार है उसका भी कंट्रोल होता है। और वो सरकार का जो उद्देश्य होता है समाज के प्रत्येक तबके तक, खासतौर से पिछड़े वर्ग तक कल्याण हो, उनका उत्थान हो, आर्थिक रूप से उत्थान हो, ये दोनों चीज़ें यहाँ पूर्ति हो पाती है। इसलिए हम देखते हैं कि मिश्रित इकोनॉमी में दोनों तरह की अर्थव्यवस्था, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बढ़िया उदाहरण, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना 1929 की महामंदी के समय, आप लोग जानते होंगे कि 1929 में अमेरिका में एक महामंदी आया था, तो ग्रेट डिप्रेशन का। महामंदी के समय ही, जब उस समय विकसित देशों के जो इकोनॉमी थे लिबरल इकोनॉमी की, जहाँ प्राइवेट प्लेयर का इम्पोर्टेंट रोल था, उस समय एक महामंदी आई जिसको ग्रेट डिप्रेशन के टर्म से भी यूज किया जाता है। उस समय क्या हुआ कि लिबरल इकोनॉमी की कमियां, बहुत सारी कमियां देखने को मिली कि लिबरल इकोनॉमी के कारण कई बार ये इस तरह की महामंदी आई है। तो जो इकोनॉमिक्स के फील्ड के विद्वान थे, चाहे जो राजनेता थे, उन्होंने दूसरे विकल्प की तलाश शुरू करी। तो उस समय उनको ये तीसरी इकोनॉमी का कंसेप्ट देखने को मिला, और ये कंसेप्ट किसने दिया था? जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से इस तरह के कंसेप्ट उभर के आए थे। ये 1929 के महामंदी का ही परिणाम था कि मिक्स्ड इकोनॉमी को देशों ने अपनाना, ठीक है, जिसमें हम आर्थिक समस्याओं के समाधान को देख पाते, ठीक है। अब आते हैं, ये तो चूंकि नियंत्रण के आधार पे इंडियन इकोनॉमी को बांटा गया है। अब तीसरा है विकास के आधार पे इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं कि विकास के आधार पे इंडियन इकोनॉमी को कितने पार्ट में बांटते हैं। तो विकास के बेस पे, विकास के आधार पे हम इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला है अविकसित अर्थव्यवस्था, मतलब अनडेवलप्ड इकोनॉमी, अनडेवलप्ड
इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, यह तीनों जैसे प्रकार के जैसे संसाधन होते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, इसमें क्या होता है, ये तीनों यहाँ नगण्य होते हैं या बहुत ही कम डेवलप्ड होते हैं, और इसी के कारण इस अर्थव्यवस्था का विकास बहुत ही मिनिमम होता है, इसीलिए इसको अविकसित अर्थव्यवस्था। जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र जो है, सहारा मरुस्थल जो है, या रेगिस्तानी इलाका जो है, इस तरह के जगहों पे इस तरह की इकोनॉमी देखने को मिलती है। और इसलिए देखने को मिलती है या तो यहाँ मानवीय संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स जो है वो काफ़ी कम है। जैसे अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, वहाँ ह्यूमन रिसोर्स ही इतना कम है कि वहाँ डेवलपमेंट जैसे काम बड़े स्तर पे नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है कि वहाँ प्राकृतिक संसाधन हो, जैसे लॉरेंसिया जो प्रदेश है आर्कटिक क्षेत्र में, जो रसिया के ऊपर का पार्ट है, वहाँ कहा जाता है कि वहाँ पेट्रोलियम के बहुत बड़े रिसोर्स हैं। वहाँ वन इकोनॉमी को बहुत अच्छे लेवल पर डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ सघन वन है, बड़े लेवल पर वन है, और उन वनों से कागज़ की लकड़ी से कागज़ बनाया जा सकता है, या लकड़ी का बहुत सारा बिजनेस किया जा सकता है। लेकिन वहाँ का मेन लिमिटेशंस क्या है, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि वहाँ ह्यूमन जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस तरीके से उस तरह के क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो पाती। इस तरह के इकोनॉमी को क्या कहते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था या अनडेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी, इसमें क्या होता है, यह जो है यहाँ एक और जहाँ हम देखते हैं कि जो भी मानव शक्ति का प्रयोग होता है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जिस हिसाब से इंडस्ट्री डेवलप किए जाते हैं, जिस हिसाब से सर्विस सेक्टर डेवलप किए जाते हैं, उस हिसाब से हमें बहुत बड़े लेवल पर ट्रेंड लोग, कौशल लोग, स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में का पूरा डेवलपमेंट नहीं, इसलिए ये विकासशील अर्थव्यवस्था। दूसरी बात, यहाँ जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, उसका मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए ये दोनों तरीके से, यानी बेहतर ह्यूमन रिसोर्स का यूज नहीं कर पाने के कारण और आर्थिक संसाधनों का बेहतर यूज नहीं कर पाने, मैक्सिमम यूज नहीं कर पाने, यह अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था। फिर हम तीसरा चीज क्या देखते हैं, डेवलप्ड। अब डेवलप्ड में क्या होता है, यही डेवलप्ड में जो ह्यूमन रिसोर्स है या जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स, वो दोनों मैक्सिमम ऑप्टिमम रूप से यूटिलाइज किए जाते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि यहाँ जो भी मानव संसाधन होता है वो हाई लेवल का स्किल्ड, वो अपने अपने सेक्टर में हाई लेवल का स्किल्ड होता है, वो अपने रिसोर्स का मैक्सिमम यूज कर पाए। इसीलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है। इन देशों की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के तीनों चीज़ें, जैसे संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, भौतिक साधन है, जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, समुचित उपयोग आराम से हो पाता है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, विकास के आधार पर हम तीन तरह के इकोनॉमी को देख पाते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें तो अगर वैश्विक संबंधों के आधार पर देखें तो इकोनॉमी को हम दो रूप में देख पाते हैं। एक है बंद इकोनॉमी, जिसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। किस बेस पे हम देखते हैं इसको हम विश्व के संबंधों के बेस पे देखें, विश्व के संबंधों के बेस पे देखें तो हम इस इकोनॉमी को दो भागों में बांट पाते हैं। पहला है क्लोज्ड इकोनॉमी, और दूसरा है ओपन इकोनॉमी। बारी बारी से हम दोनों को देखते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या देखते हैं, यह वो अर्थव्यवस्था है जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती, अर्थात यह आयात और निर्यात की गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं करती। मतलब क्या है कि आयात और निर्यात यहाँ शून्य होता है। ठीक है, तथा यहाँ निजी क्षेत्र की भूमिका भी नगण्य होती है। यहाँ क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों
शून्य होता है तथा निजी क्षेत्र की भूमिका प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी नगण्य होती है। ठीक है, और इस तरह का एक आज के अगर विश्व की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो उसमें उत्तरी कोरिया को ऐसा माना जाता है कि वहाँ आयात और निर्यात की गतिविधियाँ लगभग ना के बराबर है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर भी ना के बराबर है। वहाँ जो भी डेवलपमेंट का काम होता है वो घरेलू स्तर पे होता है और वो सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी को देख पा रहे हैं। दूसरा, ओपन इकोनॉमी में क्या देखते हैं कि ओपन इकोनॉमी में यही चीज़ें उल्टी हो जाती है, मतलब ऐसा अर्थव्यवस्था जो इसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होते हैं, मतलब इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करता है, ट्रेड हो, बिजनेस हो, कॉमर्स हो, कुछ भी। इसमें क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का जो है देश को बाहर प्रवाह होता है, अन्य देशों से भी यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। इसका वस्तु और गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट देश के बाहर भी होता है और देश के अंदर भी होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, पूंजी निर्माण, बाह्य लेन देन से प्रभावित होता है। मतलब क्या है कि बाहरी दुनिया के ये संपर्क में होता है और बाहरी दुनिया के इकोनॉमी से ये पूरी तरह से प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन बाहरी दुनिया के ट्रेड एंड कॉमर्स से होता है, वहाँ के सर्विस सेक्टर से होता है, वस्तुओं के आयात निर्यात से होता है। या इस तरीके से यहाँ की जो इकोनॉमी होती है वो केवल डोमेस्टिक बेस्ड इकोनॉमी नहीं होती, घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई होती है, बाहरी अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है और उससे भी यह प्रभावित होती है। खुली अर्थव्यवस्था में यानी इस ओपन इकोनॉमी में उदारीकरण और निजी आर्थिक तत्वों का अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, यानी यह लिबरल इकोनॉमी के बारे में जो मैंने बताया था उसके बेसिस, जिसमें प्राइवेट सेक्टर होता है, उसका प्रभाव यहाँ आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है। मतलब ये दुनिया जब बाहरी देशों से जुड़ी होती है इकोनॉमी बेस पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे, तो यहाँ जो भी चीज़ों का ट्रेड होगा, चाहे वो वस्तु का हो या सेवाओं का हो, तो प्रतिबंध लिमिटेड होता है, बहुत ही कम होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको हांगकांग और सिंगापुर, ये पूरी तरह से मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, पूरी दुनिया के मार्केट के लिए ओपन है और यह पूरा इकोनॉमी मार्केट बेस्ड मतलब ट्रेड पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि आधुनिक विश्व में लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं ये ओपन इकोनॉमी का ही स्वरूप देखने को हमको मिलता है। ठीक है, अब क्या है कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है, वो उसके बारे में हम देखते हैं कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होता है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर के रूप में इसको देखते हैं। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं। क्या है? इकोनॉमी के सेक्टर। इस सेक्टर कैसे हैं? एक है प्राइमरी सेक्टर, जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों को हम बारी बारी से देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है और क्या क्या चीज़ों की गणना करके हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है कि अर्थव्यवस्था किस किस तरह के क्षेत्र पे डिपेंड करती है। हम जब प्राथमिक सेक्टर को देखते हैं तो इसमें खास तौर से क्या आता है? कृषि और कृषि से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो इसमें आता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? कृषि यानी एग्रीकल्चर और उससे संबंधित गतिविधियां। दूसरा इसमें क्या आता है? दूसरा इसमें आता है वानिकी यानी फॉरेस्ट्री। दूसरा आता है वानिकी यानी फॉरेस्ट्री। देखिए, कई बार इसमें ना ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्या कौन सा ये चीज़, जैसे मान लीजिए वानिकी दे देगा, कहेगा कि ये कौन सा सेक्टर का पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर। तो इतना इजी नहीं देता है। कई बार ऐसे कोई बिजनेस के बारे में बता देगा, पूछ देगा ये कौन सा सेक्टर का पार्ट है। तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है।
और इस यहीं से गलती हो जाती है। इसलिए ये जानना जो बहुत ज़रूरी है, चूँकि इकोनॉमिक्स का बेस है, इसलिए इसको जानना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे जब जो भी इकोनॉमिक्स से चीज़ें पढ़ेंगे तो हम इजीली ये समझ पाएंगे कि ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा कि ये प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा है तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें, या सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, हम ये देख पाएंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कृषि और कृषि से संबंधित चीज़ें जुड़ी हैं, दूसरा वानिकी जुड़ा हुआ है, तीसरा मत्स्यन जुड़ा है, फिशरीज, और फिर हम देखते हैं खनन और उत्खनन जुड़ा हुआ है। क्या है? तीसरा क्या जुड़ा हुआ है? मत्स्यन यानी फिशरीज, तीसरा खनन और चौथा उत्खनन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राथमिक सेक्टर में इन सारे चीज़ों का विशेष तौर पे देखते हैं। ये चीज़ें देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ये खनन और उत्खनन, इसको पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो जैसे कृषि आप समझ ही गए, कृषि से संबंधित बागवानी वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। फिर ये वानिकी आप समझ गए, और तीसरा मत्स्यन समझ गए कि मछली पालन वगैरह भी इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर चौथा खनन और उत्खनन, ये दो चीज़ें क्या है? एक हम देखते हैं कि खनन जो होता है वो ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर खुदाई को कहा जाता है। ठीक है, और उत्खनन जो होता है यह हॉरिजॉन्टल खुदाई से जुड़ी हुई इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम खनिजों का या अन्य चीज़ों का को निकालते हैं या प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये 4-5 जो मेन चीज़ें हैं वो प्राइमरी सेक्टर से यानी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, दूसरा जो औद्योगिक क्षेत्र है या सेकेंडरी क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में बेसिकली 3 चीज़ें देखें तो एक है निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, एक है निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, दूसरा है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा है जैसे कि विद्युत, गैस, ऊर्जा या जल आपूर्ति। ठीक है, विद्युत, गैस, ऊर्जा, जल आपूर्ति। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर इसमें जुड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ें आती हैं? जो अस्थायी चीज़ें होती हैं, जैसे भवन वगैरह का निर्माण, फैक्ट्रियों का निर्माण, ये कंस्ट्रक्शन में आती है। विनिर्माण में क्या आता है? विनिर्माण में जो उद्योगों में उत्पादन किया जाता है वो विनिर्माण में आता है, और फिर ये विद्युत और गैस द्वारा। तो इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, ये बेसिकली जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, इसके जो उत्पाद हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के कच्चे माल के रूप में यूज किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था का यह सेकेंडरी सेक्टर जो है, अर्थव्यवस्था का यह वह क्षेत्रक है जो प्राथमिक क्षेत्रक यानी प्राइमरी सेक्टर के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है, इसलिए द्वितीय क्षेत्रक कहलाता है। ठीक है, इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी या इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडस्ट्री सेक्टर, तो इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के सकल उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। ठीक है, इसमें जो चीज़ें बन जाती हैं, जो फैक्ट्री में चीज़ों का प्रोडक्शन हो जाता है, ऐसे चीज़ों का अकाउंटिंग की जाती है, लेखांकन किया जाता है। ठीक है, निर्माण में अभी मैंने बताया कि निर्माण में जहाँ किसी अस्थाई संपत्ति का निर्माण होता है, जैसे कि भवन वगैरह का, वो इसी के सेकेंडरी सेक्टर। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे कपड़ा, रोटी इत्यादि। फिर विद्युत और गैस आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से आप सेकेंडरी सेक्टर को भी देख पा रहे हैं। फिर हम क्या देखते हैं? आते हैं टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र, या इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं या तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, इसीलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों सेक्टर को अपना सर्विस देता है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं इस दोनों व्यवसाय को बढ़ाने में, ये सर्विस देने वाले लोग इस
ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं, यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है और इसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, और ये क्या क्या होता है ये भी जान लेते हैं। इसके जो मेन व्यवसाय या सेवाएं हैं वो क्या क्या है। तो हम देखते हैं कि परिवहन या संचार, ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन, फिर बैंकिंग, फिर बीमा, फिर स्टोरेज या व्यापार या सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस वगैरह सब इसमें आते हैं। क्या आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन, फिर क्या होता है, ट्रेड आता है, इंश्योरेंस आता है, स्टोरेज आता है, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस आता है। मतलब पर्यटन वगैरह भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे इकोनॉमी के सेक्टर को बांटा गया है। फिर इसके अलावा ये जो इकोनॉमी के सेक्टर को मुख्यतः 3 पार्टों में बांटा जाता है, लेकिन समय के साथ साथ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रक भी उभरे, जिसको अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने भी चिन्हित किया है। जिसको एक को बोलते हैं चतुर्थक क्षेत्र या क्वाटरनरी सेक्टर बोला जाता है। इसमें क्या होता है, खासतौर से बौद्धिक गतिविधियों को, चतुर्थ क्षेत्रक में खासतौर से बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान यानी रिसर्च, शिक्षा यानी एजुकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी यानी क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें शामिल होते हैं। फिर 5वां क्षेत्रक भी वो इसी तरह के उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों के द्वारा बनता है, जो समाज में के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए उच्च निर्णय यानी हाई लेवल पॉलिसीज बनाते हैं या उस तरह के डिसीजन लेते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, सरकार शामिल होती है, यूनिवर्सिटीज शामिल होती हैं जहाँ पॉलिसी वगैरह बनता है, मीडिया शामिल होते हैं, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल होता है। इस तरह से जो 5वां क्षेत्र, चौथा और 5वां क्षेत्र है, चतुर्थ क्षेत्रक और 5म क्षेत्रक, इसमें क्या देखते हैं, चतुर्थ यानी क्वाटरनरी सेक्टर और 5म क्षेत्र माना क्वीनरी सेक्टर। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें चौथे में बौद्धिक गतिविधियां देखते हैं, जिसमें सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, रिसर्च, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह शामिल होते हैं। फिर इसमें 5वें में क्या देखते हैं कि जो वैसे सेक्टर शामिल होते हैं जो हाई लेवल का डिसीजन लेते हैं इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए, तो उसमें क्या क्या शामिल है, जैसे गवर्नमेंट शामिल है, यूनिवर्सिटी शामिल है, मीडिया शामिल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल है। तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि कैसे पूरे इकोनॉमी को 4 मुख्यतः 3 सेक्टर में और फिर बाकी आगे देखते हैं कि चौथा 5वां सेक्टर में बांटा गया। तो ये हमारा आज खासतौर से इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट था। फिर हम आगे इसके अगले टॉपिक पे आएंगे। अभी इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी, ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ पहला वीडियो है, हम आगे भी और भी अलग अलग टॉपिक पर वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।